अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 18.77 खरब का बजट पेश कर दिया है। 2026-27 में कौमी आमदनी का 45% कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च होगा। 16% दिफा के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तनख्वाहों, पेंशन, पार्लियामेंट और अदलिया के अखराजात 15%, सब्सिडी की मद 2% और माली ग्रांट्स का हजम 5% होगा। और बाकी बचने वाला 16% बजट इंसानी तरक्की, तालीम, तरबियत और इलाज, मुआवजे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर खर्च होगा। क्या 16% के साथ पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी आगे बढ़ सकेगा, सर उठाकर जी सकेगा? यही जानेंगे मरकज़ी ऐवान सनअत व तिजारत के जो मामलात देखने वाले लोग हैं उनसे भी, और टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़िशान मर्चेंट साहब ने। ज़िशान, बहुत के वक्त का बजट 2026-27 हुकूमत का बजट है या इसको हम IMF का बजट कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट, लेकिन इसमें कहीं कहीं आपको IMF की रूह नजर आएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ, जो अभी तक मैंने बजट को देखा है, इसमें दो तीन चीजें मुझे क्लियरली नजर आई हैं कि सैलरी टैक्स पेयर को कुछ फायदा पहुंचाया गया है इस बजट में। उसके कुछ टैक्सेस में फर्क पड़ेगा। अगर कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसका सालाना 5 लाख रुपए का जो है टैक्स कम हो जाएगा। जो पहले लग रहा था 36 लाख रुपए, अब वो 31 लाख रुपए लगेगा। तो एक उसको रिलीफ मिला है। और जो यानी सैलरी टैक्स पेयर के लिए मुझे रिलीफ नजर आया है इसमें। मुझे इसमें एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा सा रिलीफ नजर आया। उसके ऊपर से सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है और उसका जो 1% एडजस्टेबल टैक्स था वो खत्म कर दिया गया है। तो एक ये मुझे एक्सपोर्टर के लिए रिलीफ नजर आ रहा है। मुझे सुपर टैक्स, अब जो नॉर्मल बिजनेसेस थे जो अप टू 50 करोड़ रुपए 8% सुपर टैक्स दे रहे थे, उनके ऊपर इंटायरली सुपर टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये एक पॉजिटिव चीज है जो मुझे अच्छी नजर आई है। मुझे इसी तरह से सुपर टैक्स में एक नेगेटिव चीज नजर आई कि जो फर्टिलाइजर, ENPs और बैंकिंग है, जो पहले 50 करोड़ के ऊपर 10% दे रहे थे, अब वो जो है 15 करोड़ के ऊपर 10% देंगे। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो कॉस्ट जो है वो पास ऑन हो जाएगी। तो उससे फर्टिलाइजर महंगा होने का मुझे खदशा नजर आ रहा है। तो मुझे ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कुछ जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स है उसको कम किया है, मुझे वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। सिमिलरली मुझे जो नेगेटिव नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अगर वो कुछ कमा रहे हैं तो उनके ऊपर 5% का टैक्स लग गया है। अच्छा। ये एक नया टैक्स है, तो उनके लिए ये एक डिसहार्टनिंग सी एक खबर है। मुझे इसी तरीके से एक जो अच्छी चीज ज़िशान साहब, आपने जिस तरह ये बात कही कि सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर भी टैक्स लगा इस मर्तबा, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये ज़रूरी नहीं था? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जितने लोग भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, यूट्यूब या बाकी चैनल से कमा रहे हैं, उनकी कमाई का कोई हिसाब नहीं होता। और जैसे IMF की शराइत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के सर्कल में लाया जाए, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि उन लोगों को भी टैक्स सर्कल में लाया जाए जिनकी कमाई का कोई हिसाब ही नहीं है? मैं तो इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पाकिस्तान में कमा रहा है उसको पाकिस्तान में टैक्स देना है। दैट्स इट, दैट्स द बॉटम लाइन। तो ये नहीं हो सकता कि कोई टैक्स दे और कोई टैक्स ना दे। ये तो मुमकिन ही नहीं ना। जैसे हमें हवा की जरूरत है, हमें खून की जरूरत है जिस्म में, इस तरह से मुल्क को चलाने के लिए मुल्क को टैक्स की जरूरत है। तो ये नहीं हो सकता कि मैं और आप टैक्स दें और दूसरे कोई लोग ऐसे हैं जो टैक्स सिस्टम से बाहर है और वो टैक्स ना दें। तो ये बात से तो मैं आपकी 100% एग्री करता हूं कि ये तो चीज मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान में टैक्स कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, उसको पाकिस्तान में टैक्स देना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे जो ये बजट नजर आ रहा है, इसमें कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी चीजें नजर आ रही हैं और कुछ के लिए अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही। जैसे कि हम ये समझ रहे थे कि जैसे इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं उनके ऊपर 49.5% मैक्सिमम टैक्स है, उसको भी जैसे सैलरी में कम करने की बातें हो रही थी, हम समझ रहे थे उनको भी कम किया जाएगा। लेकिन उन लोगों को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। उनके ऊपर वो सरचार्ज भी 10% का वैसे ही लगा हुआ है। उनको जो है 45% टैक्स भी देना है। तो ये एक थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज मुझे नजर आई। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि उनके टैक्स रेट को भी कम करेंगे, क्योंकि जितना देखें एक जनरल एक फिनोमेना या एक जनरल परसेप्शन क्या होती है कि आप जितना ज्यादा टैक्स रेट रखेंगे उतना टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, और जितना
कम टैक्स रेट होगा उतना लोग वॉलेंटरीली टैक्स को पे कर देंगे। तो बिल्कुल सही। एक चीज ये नजर आई, एक जो अच्छी चीज मुझे इस बजट में नजर आई कि अब इन्होंने फेसलेस ऑडिट और फेसलेस अपील्स करने का एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराया है। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा ऑडिट कौन ऑफिसर कर रहा होगा, और उस ऑफिसर को ये नहीं पता होगा कि वो किसका ऑडिट कर रहा है। तो इसमें जो इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर जो है उसको मिनिमाइज करने की या बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की गई, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, ये अब होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो गई तो जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान किया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो बेजा जो है प्रॉब्लम परेशानी का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल। अच्छा, जी, मैं हमें समझता हूँ जकी कि एजाज साहब ने भी ज्वाइन किया है, रीजनल चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जकी साहब आपके वक्त का। आज के बजट को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये आम पाकिस्तानी के हक में ये बजट मुनासिब आप इसको समझेंगे गुज़श्ता जितने बजट देखे गए उनके मुकाबले में? जी बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा जो बजट की हाइलाइट्स है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा जी जी ज़रूर। कि टोटल बजट का जो हुजम है वो इस साल 19,300 अरब का पेश किया गया। लास्ट ईयर 18,877 अरब था, यानी कि 423 अरब की इस पे इंक्रीज इन्होंने इस दफ़ा पेश की है। जो एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन था वो लास्ट ईयर 12,970 अरब था और इस साल भी 12,970 अरब ही है। जी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 3500 अरब था और इस साल 4,845 अरब है, यानी कि 1,345 अरब की इसमें इंक्रीज देखी गई है, जिसकी वजह से यानी कि ये लेवी और दूसरी मद में जो है ये टैक्स लिया जाएगा 1,345 अरब ज्यादा। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी और आम आदमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और इसी तरह जो नेट फेडरल रेवेन्यू का जो टारगेट था लास्ट ईयर 9,300 था और इस साल 10,300 अरब है, यानी कि 1,000 अरब की इसके अंदर इंक्रीज देखी गई है। लेकिन जो खास बात है फेडरल पीएसडीपी, ये लास्ट ईयर 1150 अरब था और इस साल 1,000 अरब है, यानी कि इसमें भी 150 अरब की जो है इस पे डिक्रीज है। ये आज के बजट की मेन चीजें थी। जी जी जो बिल्कुल। हम क्रिश्चियन और बिजनेस कम्युनिटी जो रिक्वेस्ट भी की थी हमने गवर्नमेंट से कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर बजट आना चाहिए है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आज के बजट में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर हमें कोई भी बजट में कोई चीज सामने नहीं आई। हमने कहा था कि जो एफटीआर था, फिक्स टैक्स जो था एफटीआर एक्सपोर्टर के जी जी। उसको फिक्स कर दिया जाए। अच्छा, उसमें हुआ कि उन्होंने 1% जो एडवांस टैक्स था वो खत्म कर दिया जो कि एडजस्टेबल था, और जो मिनिमम 1% था उसको 1.25 कर दिया, अच्छा। यानी कि 0.5% और एक्सपेंस बढ़ा दिया एक्सपोर्टर का। और इसी तरह एक्सपोर्टर को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। अच्छा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हवाले से, जिसमें हमने कहा था कि हमारी जो एक्सपोर्ट अगर हमने बढ़ानी है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। एनर्जी के ऊपर कोई बात नहीं की गई, कॉर्पोरेट टैक्स पे कोई बात नहीं की गई, ना उस पर कोई हमें चीज नजर आई। टर्नओवर जो टैक्स था उस पर भी कोई चीज नजर नहीं आई। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई चीज सामने हमें नजर नहीं आई। तो अच्छा। ये वो चीजें हैं। नो डाउट के सुपर टैक्स उन्होंने जो 15 करोड़ से 50 करोड़ की जो 6 स्लैब थी जिसपे 1 से 7% था उसको जीरो किया है, और 50 करोड़ से जो ऊपर था उस पर 10% था उसको 8% किया है। तो ये एक चीज है। एक साथ साथ मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि खास तौर पर जो दफाई बजट है उन्होंने 3,000 अरब का रखा है। मैं समझता हूँ कि इसकी हमें जरूरत थी बहुत ज्यादा। लेकिन इस साथ साथ ये जो डोमेस्टिक हमने बात की थी उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की थी। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि 4% की जो है वो उसमें टैक्स में उन्होंने कमी की है, डीम टैक्स को खत्म किया है और इस तरह की चीजें बेहतर की है। तो उससे हम समझते हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। पर कैपिटा एक आदमी की इनकम के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। नो डाउट के जो सैलरी क्लास के ऊपर 3 से 5% डिफरेंस लैब पे उन्होंने कम किया है, और लगा हुआ था 9% उसको खत्म किया है।
और 7% लेकिन जो है इस मर्तबा तो हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो नुमाइंदे हैं उनको भी बजट के हवाले से जो इजलास हुआ था मुशावरत के लिए उनसे भी बातचीत हुई थी, तो क्या जो तजावीज़ आप लोगों ने दी थी उन पर अमल नहीं किया गया? जैसे अभी आप कुछ मामलात के हवाले से बता भी रहे हैं कि हमने हुकूमत को ये इन चीज़ों को करने को कहा था, लेकिन वो एडजस्टमेंट किसी और तरीके से की गई है। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से बात की थी, इस बजट में उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात की थी कि जो इदारे बंद हो गए हैं मजीद इंडस्ट्री कैसे लगेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, एक आम आदमी की इनकम कैसे बढ़ेगी, हमारा जीडीपी के जो परसेंटेज है वो क्या है। लेकिन जो लास्ट कल सर्वे पेश किया गया उसमें हमारी जो ग्रोथ का टारगेट था वो 4.2% था, जो कि 3.5% देखा गया। अनएम्प्लॉयमेंट 7% बढ़ी है, 22% से 30% गवर्नमेंट कहती है, लेकिन ये 40% तक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट कई सालों से 30 अरब 32 अरब के ऊपर खड़ी है। हमारा इंपोर्ट जो है वो उसके ऊपर भी कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे भी कोई बात नहीं की गई है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस बजट में पॉजिटिव चीज नजर आई है। उसके अलावा हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, एक्सपोर्ट ग्रोथ के हवाले से, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के हवाले से, एनर्जी कॉस्ट कम करने के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई चीज अभी तक बजट में नजर नहीं आई। अगर मजीद कोई तफसील आती है तो हम उसको देख सकते हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो होलसेल जो रिटेलर थे, दुकानदार थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि फिक्स टैक्स उस पर लगाया 25,000 रुपया कम से कम लगाया 20 करोड़ के ऊपर। लेकिन साथ साथ जो रिटेलर थे या होलसेलर थे उनके ऊपर जो मिनिमम टैक्स था डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर वो 0.25% था, अब वो 0.5% कर दिया है। तो और मैं सबसे जो अहम बात है यहाँ पर कि जो आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट बढ़ाया है उसकी वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन आएगी और आम आदमी के ऊपर प्रेशर आएगा, उनकी वो परेशान होगा। तो ये मेन चीजें हैं जो आज के बजट में हमने देखी। अच्छा ज़ीशान साहब, पिछले कुछ अरसे में आईटी सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो करने वाले सेक्टर्स में शुमार हुआ है। अभी हुकूमत ने जो इस पर टैक्स लगाया है इससे क्या इसको मुश्किलात पेश नहीं आएंगी? हमारे यहाँ पर आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं क्या वो बाहर के मुल्कों का रुख नहीं करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इस वक्त आईटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, देखिए आईटी सेक्टर जो है उस पे कंसेशनरी रेट था 0.25% ऑन एक्सपोर्ट, वो इस साल खत्म हो रहा था 2026 में, तो उसको उन्होंने 3 साल के लिए मजीद बढ़ा दिया है। तो 3 साल के लिए अब इनके पास मजीद कंसेशन अवेलेबल होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है और खुशाइन बात है फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो इस चीज को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये जरूरत थी कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट बढ़े, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी उससे ज्यादा आएगी। और हम समझ भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आईटी का बहुत ज्यादा है और उस पर काम भी काफी हो रहा है। तो ये एक खुश आइन अमेंडमेंट है एफबीआर की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, तो ज़ीशान साहब तकरीबन 9,000 अरब कौमी कर्जों और सूद की मद में अदा होगा। ये बड़ा बोझ है जो हमारी तरक्की को भी खा रहा है। क्या कारोबारी बरादरी इस बहरान के हल की कोई तजवीज़ रखती है या कारोबारी बरादरी पे इस पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा? लेकिन जो अगले साल का जो मुझे नजर आ रहा है कि जो इंटरेस्ट हमने देना है वो तकरीबन 8,000 समथिंग है और वो पिछले साल से कोई 156 बिलियन जो है वो कम है। तो एक तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पिछले साल से कम होगा और यकीनन देखें इसको हमें बतदरीज कम करना हमारी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर अगर ये बढ़ता चला गया तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ाने में कामयाब हो जाए, देखिए एक हमारी होती है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जिसको हम टेक्सटाइल की हमेशा से कहते रहे कि जो हम हमेशा करते रहे। एक नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है जो कि आईटी एक्सपोर्ट है। अगर आप पिछले 2 साल में मुआवजा करें तो ये 800 मिलियन से लेकर अब 3 बिलियन 4 बिलियन तक के करीब हो चुकी है। तो हमें तो इसको इनकरेज करना है कि आईटी एक्सपोर्ट जो है वो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से कंपेयर करें, क्योंकि देखिए आईटी एक्सपोर्ट के लिए कोई बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमने अपने आईटी में लोगों को ट्रेन करके आईटी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा दिया तो यकीनन हमारे लिए जो ये जो मसाइल है कि हम इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रहे या हमें लोन लेने पड़ते हैं या हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है, गोइंग फॉरवर्ड इसमें हमें बहुत फर्क पड़ सकता है और मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज है। अच्छा ज़की साहब, दिफा के लिए अभी आप भी बात कर रहे थे कि जो हुकूमत ने बजट में इजाफा किया है ये अच्छी बात है, लेकिन जो सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं
क्या इतना दिफाई बजट में इजाफा काफ़ी है या हमें मजीद इसमें इजाफे की ज़रूरत थी? देखिए, बात यह है कि आफ्टर बनियानल मरसूस और मार्के हक के बाद इस वक्त हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान जो इस वक्त कायम दायम है उसकी मेन जो रीज़न है वो मार्के हक है और बुनियादुल मरसूस है। तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली अब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें बजट में हो सकता है मजीद इंक्रीज करना पड़े कि दुश्मन किसी वक्त भी हमारे पे हमला कर सकता है, तो हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमें अब मार्के मईशत पे भी काम करना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से आज के इस बजट के अंदर कोई चीज हमें सामने नहीं आई। हमें एग्रीकल्चर बेहतर करने के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के हवाले से कोई बात नहीं सामने आई। तो हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, ये हमारी फौज है, हमारा मुल्क है। नो डाउट के प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम पूरा इसके ऊपर फोकस कर रही है, लेकिन हमें अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। जब हमारा 8,000 अरब 12,970 अरब में से 8,000 अरब जो है इंटरेस्ट में हमने पे करना है, तकरीबन मोर देन 60%, तो मुझे आप बताएं कि बाकी क्या चीज रह जाएगी। तो हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। ये 11.5% से काम नहीं चलेगा। पूरे रीजन के अंदर इस वक्त 5.5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है। जो एनर्जी कॉस्ट है, बिजली 7-8 सेंट के ऊपर खड़ी है, हम इस वक्त 12.5 सेंट पे खड़े हैं। हमारी जो गैस 14 सेंट पे खड़ी है, हमें उसको 9 सेंट पे लाना पड़ेगा। हमें अपनी टैक्सेशन, जो मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई कमी नहीं की गई। 65% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है इस वक्त। हमने डिविडेंड पर बात की थी कि 15% को खत्म किया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स को 20% किया जाए, जो सुपर टैक्स है उसको खत्म किया जाए। अभी भी लार्ज स्केल के ऊपर कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को 50 करोड़ के जो हद तक उन्होंने इसको सिफर किया है, लेकिन मीडियम और लार्ज स्केल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो है कि उसमें महंगाई आएगी, आम आदमी के ऊपर प्रेशर आएगा। उसकी जो जगी साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाहती थी कि मजीद 2% जो टैक्स की छूट के बाद कॉर्पोरेट टैक्स 27% हो जाएगा, क्या ये रिलीफ नए कारोबार के फरोग में भी मुआविन होगा? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, अगर हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमारा जो रीजन के अंदर मैक्सिमम जो टैक्स है वो 30 से 35% है। हम इस वक्त 65% पे खड़े हैं, तो 2% उसमें क्या करेगा? कोई बहुत नेग्लिजिबल उसमें इम्पैक्ट आएगा। तो हमें इस वक्त हम पूरे रीजन में 30 से 35% हम कंपेटिटिव नहीं है। हमें अपने आप को कम करना पड़ेगा, तब हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, हमें अपना इंटरेस्ट करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए है। हमें देखें, 70 लाख बच्चा 2.5% से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। तो हमारे पास, और अगली 2035 तक हमारी 35 करोड़ आबादी हो जाएगी। अभी हम 25 करोड़ से अबव हो गए हैं। तो मुझे बताएं, क्या हमारा जो बजट है, हमारा जो जीडीपी की जो परसेंटेज है, क्या उसके साथ मैच करती है? बिल्कुल मैच नहीं करती है। हमारा लास्ट ईयर है 3.5% पे ग्रोथ हुई है, तो देखा जाए तो माइनस के अंदर है इस वक्त हम। तो हमें इस वक्त इस वक्त सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। स्टेक होल्डर के साथ गवर्नमेंट को मशावरत की जरूरत है। हमारे जो मशवरे दिए गए हैं फेडरेशन ने, चैम्बर्स ने, एसोसिएशन ने, उसके ऊपर कोई खातर ख्वाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से जरूर रिलीफ आया है, उससे इंडस्ट्री कुछ चलेगी डोमेस्टिक हमारी, लेकिन उससे हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आम आदमी की तनख्वाह में जो है वो फायदा नहीं होगा। यस, एम्प्लॉयमेंट जरूर अपना जो है कंस्ट्रक्शन जरूर चलेगी, लेकिन घर जरूर बन सकेंगे। लेकिन इसके साथ जब इन्फ्लेशन आएगी तो घर की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज़की एजाज साहब और ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक से हमारे साथ रहिए। पहले नए हमले की धमकी और फिर अचानक अमन मुआहिदे की नवीद। जंग के 3.5 माह के दौरान सदर ट्रंप ने अमरीका की ईरान जंग को हथियारों से ज्यादा बयानिया की जंग बना दिया है। 2 रोज के हमलों और जवाबी हमलों के बाद जुमेरात को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऑयल स्टोरेज फील्ड खराक पर कब्जे का ऐलान किया, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस 3% ऊपर और वर्ल्ड स्टॉक्स इंडेक्स नीचे आ गया। लेकिन चंद घंटों बाद अमरीकी सदर खारक पर हमले का फैसला मौखर करके दुनिया को अमन डील का मज़दा उन्होंने सुनाया, तो तेल की कीमतों में 4% कमी और स्टॉक इंडेक्स बुलंद होते दिखाई दिए।
यूँ समझ लें कि ट्रंप की एक धमकी या मुआहदे के करीब जाने का एक ऐलान दुनिया को $1 बिलियन का पड़ता है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की नैरेटिव वॉर को हेडलाइन ट्रेंडिंग कह रहे हैं, यानी एक ऐसी खबर जो बाजार मईशत में ट्रेडिंग का इंडेक्स बदल दे। ये जंग का छुपा हुआ वो मुआशी हदफ है जिसके डांडे ट्रंप इंतज़ामिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मिलते हैं। इस मौजू पर फिर कभी बात होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे अमन डील से मुतालिक सदर ट्रंप के 39वें दावे पर। क्या ये भी हेडलाइन ट्रेडिंग का नुस्खा है या इस दावे में कुछ हकीकत भी है? इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सईद साहब, CNN ये दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम के मुताबिक अमन डील पर अमरीका ईरान में इत्तफाक हो चुका है, लेकिन ईरान इस बात पर भी इनकारी है। ऐसा क्यों है कि ईरान हर डील के मामले पर इनकार उसकी तरफ से सामने आता है? आयशा, इसकी वजह समझना बहुत आसान है। वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान डील उन शराइत के ऊपर करे कि जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से फॉरवर्ड की जाती है। सो ईरान डेफिनेटली उन शराइत के ऊपर डील करने को कभी भी तैयार नहीं होगा। जो ईरान के फ्रीज असासे हैं, उनके हवाले से जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए जा चुके, इसलिए अब इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। आयशा, देखें, मेरे ख्याल में अमेरिका को कुछ ना कुछ ईरान को देना पड़ेगा इवन लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर एग्री करने के लिए। ठीक है ना? अगर वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और वो कोई टोल टैक्स ना लें, तो फिर उनको कोई ना कोई एक ऐसा जरिया ईरान को देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो पैसे कमा के अपने मुल्क को रीबिल्ड कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सिर्फ दो ही तरीकों से हो सकता है। एक तो उनकी ट्रेड जो है ऑयल और गैस की, उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, या दूसरा ये है कि जो उनके असासे फ्रोजन हैं उनमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हो जाएंगी। ईरान के ऊपर से ट्रेड सैंक्शंस भी हट जाएंगी काफी हद तक, ताकि वो इस इलाके में आराम से अपनी तिजारत कर सके। और दूसरा ये है कि जो पैसा पहले साउथ कोरिया में पड़ा हुआ था और इस वक्त कतर के पास है, तकरीबन $11 to $12 बिलियन, वो जो है क्या कहते हैं, इन स्टेजेस, नॉट एकदम बट इन स्टेजेस ईरान को रिलीज कर दिया जाए ताकि ईरान अपनी रीबिल्डिंग कर सके। तो अबनाए हुर्मस के हवाले से आपका क्या ख्याल है? क्या वो पहले वाली पोजीशन पर ही उसकी जो हैसियत है वो बहाल होगी या उसमें अब चेंजेस आएंगे? क्योंकि उस पर ईरान का भी कंट्रोल है, अमेरिका ने भी रास्ते बंद किए हुए हैं, तो क्या अब दोबारा पहले वाली पोजीशन पर वो आएगा? देखिए, एक चीज तो पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया और सबसे ज्यादा ईरान को अंदाजा हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ा बॉम्ब है ईरान के हाथ। ईरान जब चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटी सी स्ट्रेट है, कोई 23 किलोमीटर चौड़ी है, उसको बंद करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर उसको जो उसके पैसे या एसेट्स फ्रीज हुए हुए हैं वो मिल जाते हैं, तो इन द शॉर्ट टर्म अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देता है विदाउट टोल टैक्स भी, तो मेरा ख्याल उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। देखिए, पूरी दुनिया को जो है ना इस चीज का अंदाजा है आयशा साहिबा कि क्या कहते हैं कि ये आप पीस डील कर लें, कुछ कर लें, जब तक इस इलाके में एक क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा, इस इलाके में पीस कभी नहीं आएगा। इस इलाके में ये सारी हम जो पिछले 30-40 साल से अनसर्टेनिटी और जंग की स्टेट देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इजराइल को अननेचुरली स्ट्रॉन्ग होने की इजाजत दी गई है। उसने सारे इंटरनेशनल लॉस को फ्लाउट किया है और दुनिया ने और खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको दूसरी तरफ देखा है, और मुस्लिम कंट्रीज को जानबूझ के वीक रखा गया है, बोथ मेंटली एंड मिलिटरीली। सो मेरे ख्याल में जब तक एक नया पैराडाइम इस इलाके में नहीं बनेगा, जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है, इस इलाके में पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं आएगी। और ईरान ये बात जानता है और वो अपने आप को उस अगली जंग के लिए तैयार करना चाहेगा जो जल्द या देर जरूर आएगी अगर इजराइल को काबू में ना किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में सईद साहब, अब इस जंग में अगर अमेरिका ईरान ये डील हो जाती है, तो उसके बाद ईरान की जो फौजी ताकत है वो कहाँ पर स्टैंड करेगी? खासतौर पर मिडल ईस्ट में ईरान को किस जगह पर देखा जाएगा? ईरान विल इमर्ज एज अ मिडिल पावर इन दिस रीजन। ठीक है ना? यानी कि ईरान ने ये शो कर दिया है
कि ईरान वो वाहिद कंट्री मिडिल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स के साथ है कि जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड मिलिट्री ताकत के आगे खड़ा होने की हिम्मत रखता है, बिल्कुल। और वो जो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस डिस्ट्रक्शन को बर्दाश्त करने की भी ताकत एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन रखता है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस जंग में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिजिकली प्रूव किया है। जब भी ये जंग खत्म होगी, ईरान जो है ना एक मिडिल पावर के तौर पे उभरेगा, और जो गल्फ कंट्रीज हैं आप देखेंगी आयशा साहिबा कि गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और खासतौर पे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहेंगी, ताकि इस इलाके के अंदर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, जिसके अंदर सारे ममालिक, जिन ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे थे उनका इसराइल और ईरान के दरमियान बैलेंस करना फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। इब्राहिम अकॉर्ड इज डेड नाउ मेरे नजदीक, क्योंकि देखिए अरब कंट्रीज को और खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में अब 3 ही कंट्रीज रह गई हैं, यूएई, कुवैत और बहरीन, ठीक है ना, कि जो कि क्या कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रही है। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में इन सब कंट्रीज को अंदाजा हो गया है कि इजराइल जो है उसके प्लान्स डिफरेंट हैं, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेगा और आपकी बाउंड्रीज को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा अगर उसको ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन का मौका मिला। देखिए, जितना हम जनरली बात करते हैं लेमैन टर्म में कि पावर टॉक्स टू पावर, ठीक है ना। अगर हमने इजराइल को काबू में, उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हमने इजराइल को काबू में रखना है तो हमें अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करके इतनी ताकतवर फोर्स बनानी पड़ेगी जो इजराइल को डरा सके, और फिर ही इस इलाके में बैलेंस ऑफ पावर आएगा। इस इलाके में ये सारी आप जो आयशा साहिबा देख रही है ना, ये अनसर्टेनिटी और ये जो सारी जंगें आप देख रही हैं, ये है ही इस वजह से क्योंकि इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज ने और वेस्टर्न पावर्स ने अननेसेसरीली इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट करने की इजाजत दी। वो न्यूक्लियर पावर भी बन गया, वो अपनी मर्जी से जब जी चाहता है जिस मुल्क के अंदर चाहता है अटैक करता है, और वेस्टर्न कंट्रीज कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि इवन अगर आईसीजे या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन भी पास करते हैं तो क्या कहते हैं अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज उसको प्रोटेक्शन देती हैं। अच्छा, ईरान का जो बेसिक मुतालिबा था कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपनी फौजों को हटाए, इस अम डील के बाद अमेरिका की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि अगर तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अमेरिका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने फौजियों को रखने में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या अमेरिका इस मुतालबे को मानेगा या इसका कोई दरमियाना हल निकाला जाएगा? मेरे ख्याल आप सही फरमा रही हैं। इट विल बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर एवरीबडी और फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, और अमेरिका इतने आराम से गल्फ को और मिडिल ईस्ट को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि यही तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और यही उसका वेस्टर्न स्फीयर था जहां से वो चाइना और रशिया को कंट्रोल करना चाहता था। बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो है ना, द गल्फ कंट्रीज विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। वो अमेरिका के साथ भी अपने अलायंस को बरकरार रखेंगी, क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा अमेरिका के पास पड़ा हुआ है और उनका ज्यादातर मिलिट्री आर्सेनल भी जो है ना वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है। वो वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक जो है ना मुस्लिम कंट्रीज और स्पेशली गल्फ कंट्रीज का एक अकट होगा, जिसके तहत वो अपने आप को एक, जिसको कहते हैं ना कि एक लोकल नेटो बनाने की कोशिश करेंगे, और वो अपने आप को इस तरह का डिफेंस पैराडाइम होगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और पाकिस्तान को मिला के, कि जिस तरह कि अगर इजराइल ने दोबारा किसी मुस्लिम कंट्री पर अटैक किया तो सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलके उसको फेस करेंगी। मेरे ख्याल में जब तक ये नहीं होगा इजराइल को काबू में नहीं किया जा सकता। लेकिन सईद साहब, मिडिल ईस्ट की दो बड़ी, आयशा साहिबा अगर एक सेंटेंस मुझे बोलने की इजाजत दे दीजिए। जरूर। देखिए, इस जंग ने एक चीज बहुत वाजे की है सबके ऊपर, जब भी लेसन ड्राइंग होगी ना वो ये होगी कि जब इजराइल जो है उसके ऊपर बमबारी होना शुरू हो गई तो इजराइल भी पीछे हट गया और अमेरिका भी बीच में आके सालिस
बन गए या उसकी जंग को रोकने की कोशिश की। सो आगे भी अगर आप इस इलाके में जंग नहीं चाहते तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इजराइल के ऊपर बमबारी कर सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुनीर अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी वज़ीर आज़म का भी बयान चल रहा है कि अमन कभी इतना करीब नहीं था जितना अब है। हम इसको समझें कि दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात तकरीबन हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं, अमन डील के करीब पहुँच चुके हैं? जी, मेरी नज़र में ये जो अभी पिछले कुछ घंटों में जो बयानात आए हैं दोनों तरफ से, और यही कहना कि मुआहदा करीब है, और मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये जाहिर किया गया है कि करीब है, तो ये सच होगा मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह ये इसको कोई डिसरप्ट नहीं करेगा। कोशिशें तो मेरे ख्याल में इजराइल की जारी हैं कि इसको सैबोटाज किया जाए, पर नज़र आता है कि अब इस फैसले पे दोनों फरीकैन पहुंच गए हैं कि इस मुआहदे को साइन करना है, अनाउंस करना है। तो इंशाल्लाह देखिए। अच्छा, वज़ीर आज़म की जानिब से भी बयान आया है कि हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है, लेकिन मुनीर साहब ये सवाल मैं सईद साहब से भी कर रही थी कि जो ईरान के मुतालिबात थे उनमें एक बड़ा मुतालिबा ये भी था कि अमेरिका इस खित्ते से अपनी फ़ौजों को निकाले। आपके ख्याल में अमेरिका के लिए ये पोजीशन क्या होगी? क्या अमन डील जो होने जा रही है उसमें इस बात पर भी जाहिर से बात है कुछ ना कुछ तो बैलेंस रखने के लिए मामला कुछ तय हुए होंगे। अमेरिका इस खित्ते से निकलता है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज की पोजीशन क्या होगी? जी, मेरे ख्याल में ये जो आपने जो सवाल किया है ये काफ़ी स्पेक्युलेटिव है इस वक्त, क्योंकि अब हमने देखना है कि ये जो MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ नुक्ते डालते हैं और किस तरह से डालते हैं, उस पर बहुत ज़रूरी होगा ये देखना कि उसकी ज़बान क्या इस्तेमाल करते हैं। ये ख्वाहिश तो ईरान की और दूसरे मुल्कों को भी होगी कि जी अमेरिकन जो फ़ौजें हैं, अड्डे हैं, यहाँ से निकाले जाएं, पर मेरे ख्याल में इतनी आसानी से नहीं निकल सकते हैं। इसमें आगे बहुत जो मसले हैं, देखें सामने जो मसले हैं वो अब सीज़ फायर को मुकम्मल करना, दूसरा होर्मुज़ का स्ट्रेट को खोलना, ये दो सब में इमीडिएट प्रायोरिटीज़ ये हैं। उसके बाद में जो मुज़ाकरात जारी होंगे 30 या 60 दिन जिसका जो एक पीरियड होगा नेगोशिएशन का, उसमें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का उसके ऊपर और सैंक्शंस के ऊपर में फोकस होगा कि उनको किस तरह से हल किया जाए ये दो मसलों को। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि जिस खित्ते में आगे जाकर फिर किस तरह से जो सिक्योरिटी किस तरह से और स्टेबिलिटी किस तरह से ले आ सकते हैं, उसमें पूरी जो खलीज के ममालिक हैं उनका रोल होगा, पूरी जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं उनका भी रोल होगा। तो ये मेरे ख्याल में आगे जाके इसके ऊपर ज़रूर मुज़ाकरात होंगी, इस पर बातचीत होगी, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है ना। एक तरफ से ईरान चाहता है कि अड्डे निकालें, दूसरी तरफ से अमेरिका चाहता है कि जो उनकी जो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें हिज़्बुल्लाह वगैरह भी हैं उनको भी काबू किया जाए। तो ये मसले आगे जाकर इसके ऊपर मुज़ाकरात ज़रूर हो सकती हैं अगर ये सीज़ फायर मुकम्मल रहता है। यकीनन अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि जो अफगानिस्तान में गलती की है वो गलती दोबारा दोहराए मुनीर साहब, लेकिन अगर अमेरिका खित्ते से कुछ हद तक इस मुआहिदे के तहत, क्योंकि अभी तो स्पेकुलेशंस हैं, अभी हम कयास सराइयाँ ही कर रहे हैं कि मुआहिदे में क्या तय पाया होगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी फ़ौजें यहाँ से कम करने के लिए तैयार होता है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की पोजीशन क्या होगी और ईरान की आप मिलिट्री पावर को फिर किस तरह देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में? ये देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बात की बात है, इस वक्त इसके ऊपर फैसले नहीं हो सकते हैं और ना होंगे।
ईरान चाहता है और दूसरे मुल्क भी चाहते होंगे कि अमेरिकन फौजें यहाँ से हटाई जाएं। शायद कुछ उनमें कमी आए मुआहदे के बाद में, जो सीज फायर हो जाए उसके बाद में शायद कुछ कमी आए। जी। पर जो आगे जो स्ट्रक्चर होगा, दिफाई स्ट्रक्चर होगा ये पूरे खित्ते में, वो क्या होगा वो अब तक क्लियर नहीं है। कुछ मुल्क होंगे, कुछ खलीज के ममालिक होंगे जो चाहेंगे कि अड्डे यहाँ, अमेरिकन अड्डे यहाँ से निकल जाएं। कुछ और ममालिक हैं जो मेरे ख्याल में वो नहीं चाहेंगे कि अड्डे निकलें वहाँ से, क्योंकि वो उनकी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। तो ये इन मसलों पर आगे जाके बातचीत होगी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो फोकस है वो सीज फायर की कंसोलिडेशन का है, और उसको खोलना है, अमेरिकन ब्लॉकेड हटाना है, और जो मुज़ाकरात हैं जौहरी ताकत के जौहरी प्रोग्राम और सैंक्शंस की जो मसले हैं, इनके ऊपर मुज़ाकरात जारी करवाना है। मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी इश्यूज हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब और मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।